नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन, हिंदी साहित्य इतिहास में जो काल विभाजन दिया गया है, जिसमें प्रथम आने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन, इनका काल विभाजन आज हम देखेंगे। तो काल विभाजन को शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य की इकाई नंबर 2 जो नेट के पाठ्यक्रम में है, इसको हम देख रहे हैं। ठीक है, लगातार इसके ही वीडियो आगे भी बनाती रहूँगी और ये इकाई हमें पूर्ण करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन का लक्ष्य जैसे अनंत इतिहास की विभिन्न परिस्थितियों या उसके संदर्भ के संबंध में होती है और उस घटनाक्रम या प्रवृत्ति के संबंध में होती है जो विकास क्रम में स्पष्ट रूप से करना होता है। साहित्य इतिहास पर भी ये बातें हमें लागू दिखाई देती। साहित्य की अंतर्निहित चेतना, क्रमिक उसका जो विकास है या उसकी परंपराओं का जो उत्थान है, परंपरा की जो बातें हैं, उसमें आने वाला जो पतन है, उत्थान है, सभी विभिन्न प्रवृत्ति को हमें इसमें देखना होता है। दिशा परिवर्तन आदि कार्यक्रम को इस काल विभाजन के कारण स्पष्ट या लक्षित किया जाता है, अन्यथा उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती। हम जानते हैं जहाँ काल विभाजन उपयुक्त लक्ष्य के साथ पूर्ति में साधक स्थान के साथ पर एक बाधा बनता है, वही यही उचित है कि उसका अभाव में काम चलाया जाए। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध इतिहास लेखक जो पाश्चिमात्य विचारवंत है कीथ ने अपने संस्कृत इतिहास में ऐसा ही किया है कुछ, और संस्कृत साहित्य में अनेक धारणाएं जैसी थी और वह धारणाएं अनेक काव्य प्रवृत्तियाँ एक साथ समान रूप से जैसे उद्घाटित होती थी और विकसित होती हुई हमें दिखाई देती है, जिनका विश्लेषण कालक्रमानुसार उनके अपेक्षित काव्य रूप में हमें देखने को मिलता है। अब इस आधार पर या काव्य रूप और काव्य प्रवृत्ति के आधार पर ये कहना सुविधाजनक प्रतीत होता है कि कदाचित ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आती है या कीथ ने भी अपने इतिहास के काल विभाजन में ऐसा प्रयास किया है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि सांस्कृतिक साहित्य इतिहास को कालखंडों के साथ और विभक्त करना असंभव है, अपितु हमारा लक्ष्य यहाँ केवल यह बताने का है कि असंगत रूप से काल विभाजन करने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा है, क्योंकि काल विभाजन के विविध आधार हैं। उस काल विभाजन के विविध आधारों को हम इस तरह देखेंगे कि ऐतिहासिक कालक्रम या मानव मनोविज्ञान के आधार पर देखते हैं कि आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये कालक्रम अनुसार आते हैं। शासक और शासनकाल के अनुसार जैसे हम एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग या मराठा काल युग ऐसा देखते हैं। लोकनायक जैसे हम गांधी युग भी देखते हैं। प्रतिभाशाली साहित्यकार के रूप में जैसे हम भारतेंदु युग देखते हैं, द्विवेदी युग देखते हैं, प्रेमचंद युग देखते हैं, प्रसाद युग देखते हैं। जैसे साहित्यकारों के नाम पर युगों का प्रारंभ होता है। साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर जैसे हमने कल देखा कि रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल युग कहा है, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल ये प्रवृत्ति के आधार पर आने वाली युग है। साहित्यिक आंदोलन जैसे भक्ति आंदोलन एक चला था, इसीलिए भक्ति काल, पुनर्जागरण काल और सुधार काल, इस तरह आंदोलनों के आधार पर भी युगों के नाम आते हैं। साहित्य सृजन की शैली जिसमें छायावाद कविता का युग है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद युग या नई धारा युग, इस युग में जो साहित्यिक सृजन की शैली, उस काल में जिस शैली में काव्य रचनाएं या रचनाएं लिखी गई या जिसका सृजन हुआ, उस काल में उस रचनाओं के आधार पर काल का या युग का नाम दिया गया। अब परंपरागत काल विभाजन का पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। तो प्रथमता जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक इतिहास या प्रारंभिक इतिहासकार में जिनका नाम आता है गार्सदतासी और शिव सिंह सेगर का, तो इस ओर कभी ध्यान नहीं गया, अतः उसकी चर्चा यहाँ अनावश्यक है। लेकिन इस संबंध में जॉर्ज ग्रियर्सन का जो काम है या उनका जो योगदान है, इनको प्रथम श्रेय दिया जाता है। यह पहला प्रयास इन्होंने काल विभाजन के संबंध में किया है। उन्होंने स्वयं अपने ग्रंथ की भूमिका में यह स्वीकार किया है कि उसके समान अनेक ऐसी जैसे उनके सामने बहुत सारी कठिनाई आई जिससे वे कालक्रम और काल विभाजन में निर्वाह करने में पूर्णतः सफल नहीं हो सके। वे ये भी लिखते हैं कि सामग्री को यथासंभव और कालक्रमानुसार प्रस्तुत करने का उन्होंने सिर्फ प्रयास मात्र किया है। वह सरल है या सर्वत्र है ऐसा नहीं कहा जा सकता और कतिपय स्थलों पर वो असंभव भी सिद्ध हुआ है ऐसा
कहा हुआ है। वे कवि जिनका समय किसी प्रकार स्थिर नहीं कर सके, अंतिम अध्याय में वर्णानुक्रम अनुसार, या हमने कल पद्धतियों का जैसे अध्ययन किया, तो वर्णानुक्रम के साथ दिए गए हैं उन्होंने। प्रत्येक अध्याय में सामान्य एक काल का सूचक है। अब भारतीय काल का जो स्वर्ण योग, जैसे 16वीं एवं 17वीं शती के जो मलिक मोहम्मद की प्रेम कविता से आरंभ करके ब्रज के कृष्ण भक्ति कवियों में, या तुलसीदास के ग्रंथ हो, या केशवदास द्वारा की गई स्थापित कवियों की रीतिबद्ध या रीति संप्रदाय की सम्मिलित जो कुछ धारा है, उन्होंने अपने 6 अध्याय में दिया गया है, जो पूर्ण या समय की दृष्टि से विभक्त नहीं है। अब कवियों की विशेष वर्ग की जो दृष्टि यहाँ उन्होंने दी है, उदाहरण के स्वरूप में अगर कहा जाए तो जॉर्ज ग्रियर्सन को अपनी काल विभाजन की अपूर्णता और न्यूनता का पता था, फिर भी उन्होंने विभिन्न काल को कतिपय प्रवृत्तियों के साथ स्पष्ट करने का प्रयास अवश्य किया है। उनका काल विभाजन कुछ इस तरह है। पहला उन्होंने नाम दिया है पहले विभाजन को, जिसका नाम है चारण काल, जो 700 ईस्वी सन से 1300 ईस्वी तक दिया गया है। 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य परिवर्तित, और 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस तरह 11 भागों में उन्होंने अपने काल खंड के माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास को विभक्त किया हुआ है, जो वस्तु युग विशेष के जैसे द्योतक कम है, लेकिन अध्याय के शीर्षक अधिक है। इसके अतिरिक्त हम इसमें ये देखते हैं कि चारण काल 700 ईस्वी सन से 1300 के बाद एकाएक 15वीं शती में पहुंच जाते हैं, और पूरी 14वीं शताब्दी जो है इतिहास में से हम निकाल देते हैं। कालों का नामकरण भी सर्वत्र किसी एक आधार पर इन्होंने नहीं किया है। ये कहीं किसी धार्मिक संप्रदाय को इसका आधार बनाया है, तो कहीं किसी शासक के विषय और विशेष के नाम पर कहीं शताब्दी का उल्लेख मात्र है। अब साथ ही तथ्यों की दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो इसमें सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि 7वीं शती से लेकर 13वीं शती तक के समय को इसमें हिंदी साहित्य का एक युग माना गया है, और इस युग में पर यह भ्रांति तो उनके पहले और बाद में जो समय दिया गया है वो समय तक ही चलती है। अंततः इसके लिए हम केवल उन्हें दोष ही देंगे ऐसा नहीं है, लेकिन ग्रियर्सन का ये पहला प्रयास था, और प्रथम प्रयास हमेशा अच्छा ही होता है, जिसको देखकर आने वाले दूसरे इतिहासकारों ने आधार लेकर अपने काल विभाजन में या युगों की जो सीमा निर्धारण की स्थिति थी उसमें काफ़ी बदलाव किया है। और यह प्रारंभिक प्रयास उनका मात्र था, जिसमें विभिन्न न्यूनताओं और असंगतियों और त्रुटियों का होना जैसे स्वाभाविक है। प्रथम प्रयास में त्रुटियां तो होती हैं, लेकिन आने वाले जो इतिहासकारों ने इसमें सुधार करके काल विभाजन की इस स्थिति को बहुत ही अच्छे ढंग से, सुसंगठित ढंग से और सुस्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये काल विभाजन जॉर्ज ग्रियर्सन जी का प्रथम प्रयास और हिंदी साहित्य के काल विभाजन में आने वाला पहला योगदान इस वीडियो में हमने देखा है। आने वाले वीडियो में हम मिश्र बंधु या दूसरे जो रचनाकार हैं उनका काल विभाजन देखते हैं, और एक साथ सभी काल विभाजन का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए किस काल को किसने क्या नाम दिया है ये भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ये मेरा नया वाला यूट्यूब चैनल डॉक्टर वर्षा मोरे पावड़े। मैं यहाँ पर रुकती हूँ और आप सभी का धन्यवाद देती हूँ कि आपके सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं है, क्योंकि पहला वाला चैनल थोड़ा सा डिसेबल हो गया है। अब वो रिकवर होगा नहीं होगा ये आने वाले वीडियो में मैं आपको बताती जाऊंगी, लेकिन ये इस नए चैनल में जुड़ते रहिए और देखते रहिए डॉक्टर वर्षा मोरे पावड़े का यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।